नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएमपी न्यूज़। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोबरन कबीर सर हैं और उनसे 2022 के चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यूपी चुनाव के बारे में कुछ पूछते हैं। सर, यूपी में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, ऐसा है, यूपी में जो है चुनाव जो है लगभग आने वाले हैं। 4-6 महीने में जो है चुनाव हो जाएंगे। मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, ऐसा ज़्यादातर लोग मान रहे हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। लेकिन इस बार जो सरकार जो है, हमेशा की तरह हमेशा उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ी जातियाँ ही जो है वो सरकार बनाती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति की केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कुशवाहा मौर्य बिरादरी के नेता हैं, से आते हैं और पिछड़े समाज के नेता हैं, वो उनके चेहरे को आगे करके लोगों को लगा कि ये शायद मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाजपा से। तो पिछड़ी जातियाँ उनके पीछे लामबंद हुई हैं। कुर्मियों ने काफ़ी मात्रा में पिछली बार बीजेपी को वोट किया और लगभग बड़ी संख्या में कुर्मी बिरादरी ने बीजेपी को वोट किया। पश्चिम में जाटों ने भी बीजेपी को वोट किया, गुजरों ने भी किया, सैनियों ने भी किया। बड़ी संख्या में इन जातियों ने वोट किया। एक तरह से एंटी यादव पॉलिटिक्स जो बीजेपी की रही है, तो यादव और जाटव मतलब सपा बसपा का जो कोर वोट बैंक है, इसके विरोध में बीजेपी ने लगभग सभी जातियों को, चाहे वो लोध हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे निषाद हो, हाँ, इन सब जातियों को जो है माने यूपी की एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी जनसंख्या वाली जातियाँ हैं। पाल इनमें हैं, राजभर भी, पिछली बार राजभर जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो राजभरों का भी वोट भाजपा को मिला था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियों ने पिछली बार भाजपा की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सत्ता आते ही, जैसे ही बीजेपी के हाथ में सत्ता आई, बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के पी। आप लोधों की बात करो तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले में शायद एक भी ज़िले में लोध डीएम और एसपी नहीं है। आप यही हाल कुशवाहा मौर्यों का है। कुर्मियों का इतनी बड़ी आबादी, इतनी पढ़ी लिखी आबादी, मैंने ओबीसी समाज में उत्तर प्रदेश के कुर्मी बिरादरी जो है सबसे पढ़ी लिखी बिरादरी है। यादवों को बारे में बोला जाता है कि बहुत आगे निकल गए हैं, ये है वो है, लेकिन कुर्मी बिरादरी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बिरादरी है, सबसे ज़्यादा जागरूक बिरादरी है। रामस्वरूप वर्मा से लेकर बड़े बड़े विचारक इस बिरादरी से निकले हैं। तो इस बिरादरी का, इतनी पढ़ी लिखी बिरादरी का भी आप ढूंढने जाएंगे तो 1-2 ज़िले में डीएमएसपी मिलेंगे और कहीं कुछ माने जो आबादी है, जैसे मान के चलते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 10% कुर्मी बिरादरी के लोग होंगे, तो 10% का 10 ज़िलों में, मैंने 75 ज़िले हैं तो लगभग 7.5-8 ज़िलों में जो है ये कुर्मी डीएमएसपी होना चाहिए थे। लेकिन मुश्किल से 1-2 ज़िलों में कहीं हो तो हो, बाकी उनको आबादी के अनुपात में भागीदारी उनको भी नहीं मिली। अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें जिस तरह से योगी जी की पुलिस ने पिछड़ी जाति के बच्चों की मार पिटाई की है, जिस तरह से लखनऊ में महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है, कई के हाथ पैर टूट गए, इस पूरी घटना से ओबीसी समाज, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे मौर्य हो, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, चाहे वो पाल हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे मौर्य निषाद हो, मैंने हर तरह से जाट गुज्जर हो। जाट गुज्जरों का तो थोड़ा अलग मामला ये भी है कि जाट जो है वो किसान आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बीजेपी ने चूँकि किसान आंदोलन में बड़ी विलेन की भूमिका निभाई है और बहुत एक तरह से एंटी किसान राजनीति कर रही है। बीजेपी को एकदम बीजेपी ने एकदम किसानों को हाथी पर रख दिया, तो जाट एकदम खिलाफ में वोट करेगा। लगभग 90% जाटों का वोट जो है वो हो सकता है बीजेपी के खिलाफ में वोट करे। लेकिन गुजर वोट अभी भी बीजेपी के साथ है। अगर लेकिन गुजरों के बीजेपी ने न्याय नहीं किया है तो गुस्सा उनमें भी है। लेकिन गुजरों को अगर कोई ठीक ठाक विकल्प मिला तो गुजर भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर देगा। यही हाल लोधियों का भी है, यही हाल कुर्मियों का इस बार ऐसा माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी काम किया है कुर्मियों पे, तो ऐसा माना जा रहा है कि कुर्मियों का लगभग 60 से 70% वोट जो है वो हो सकता है समाजवादी पार्टी को इस बार मिल जाए। और कुशवाहा मौर्य जो बड़े जो वोट बैंक हैं, उनमें कुशवाहा मौर्य वोट बैंक ये जो है, अगर बीजेपी के साथ इसने छोड़ दिया, लोध ने छोड़ दिया, कुशवाहा मौर्य ने छोड़ दिया और निषाद,
और गुज्जर, ये 4 बिरादरी जो हैं इस पूरे इलेक्शन को मोड़ देंगी। इनमें इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो संख्या बल है, उसमें इतनी क्षमता है। ये 4 बिरादरियाँ अगर चाह लेंगी तो भाजपा सरकार से सत्ता से चली जाएगी, और अगर चाह लेंगी पूरी तरह से, अगर 80-90% वोट इनका अभी भाजपा की तरफ ही रहा, तो फिर ये बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी सपा और भाजपा के बीच में। सर, और एक और बीजेपी के पास एक पिछले चुनाव में एक मुद्दा था राम मंदिर का, तो 2022 के चुनाव में बीजेपी का कौन सा मुद्दा रहेगा जिससे वो चुनाव लड़ सकेगी और जनता को, मतलब बोलती है हिंदू पार्टी है, हिंदू के लिए अपनी साइड ले आएगी? भाई ऐसा है, अगर बीजेपी हिंदू, देखिए ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बीजेपी हिंदुओं की है। बीजेपी केवल हिंदू धर्म की सवर्णों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है। बीजेपी ने गुजरों के लिए क्या किया? बीजेपी ने तो गुजरों, हिंदू धर्म के लोग, जब ये हिंदू धर्म के लोग तो हैं जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग ही हैं जो ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन, हमारी भागीदारी, हमारी आबादी के अनुपात में करिए, 60% करिए हमारी आबादी। ये हिंदू धर्म के लोग तो हैं। कुर्मी क्या हिंदू नहीं है? क्या कुशवाहा मौर्य समाज के लोग हिंदू नहीं है? सैनी हिंदू नहीं है? क्या जाट गुज्जर हिंदू नहीं है? किसान जो बैठे हैं उनमें क्या राकेश टिकैत किस धर्म का मानने वाला है? क्या वो हिंदू नहीं है? किसान विरोधी काम सारे कर रही है भाजपा, क्या किसान हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी विरोधी में जितने काम भाजपा ने, क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिन बच्चों पे 69,000 भर्ती में जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है उन पर लाठियाँ चलाई हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? जिनके हाथ पैर टूट गए, एक लड़की वो कुशवाहा बिरादरी की थी, एक उसका पैर तोड़ दिया पुलिस ने, मार के, लाठियाँ मार के उसका पैर तोड़ दिया। कई लड़कियों के हाथ टूटे हैं, क्या वो सब हिंदू नहीं थे? तो हिंदू, देखिए ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है कि बीजेपी का, कि वो हिंदुओं की पार्टी है। वो हिंदुओं की नहीं है, वो कुछ सवर्ण जातियों की पार्टी है जो हिंदू धर्म को मानती है। आप बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए, अगर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो गुजरों के साथ इतना अन्याय क्यों? राजभर, मुकेश राजभर का इनकाउंटर हो गया, राजभर साहब चिल्ला रहे हैं, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। एक सुमित गुज्जर है, उसका इनकाउंटर हो गया। तो हिंदू धर्म के लोगों का इनकाउंटर भी कर रहे हो, उनको मार भी रहे हो, और आप ऊपर से कह रहे हो कि आप हिंदुओं की पार्टी हो। ये कैसी हिंदुओं की पार्टी है जो पिछड़ी जाति को मिलने वाले हिंदू धर्म के ही लोगों का मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रही है, हिंदू धर्म की ही जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है? कैसी हिंदुओं की पार्टी है? मतलब साफ है, भाजपा हिंदुओं की पार्टी नहीं। भाजपा 90% हिंदुओं की पार्टी नहीं है। भाजपा मुश्किल से 4 से 8% सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, इसको कह सकते हैं। तो 22 में फिर भाजपा अपना क्या मुद्दा रखी, किस प्रकार से जनता को अपनी तरफ ले आएगी? देखिए ऐसा है, बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग अब करना शुरू कर दी है। जब से मोदी जी समझ गए कि केवल हिंदू के नाम पर वोट नहीं मिल सकता है, उन्होंने तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं को एक शकल दिखाने के लिए, उनके समाज को कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन शकल दिखाने के लिए उन्होंने तमाम, कल्याण सिंह की भाजपा में वापसी कराई लोधों को जोड़ने के लिए। इसी तरह उन्होंने अनुप्रिया पटेल से गठबंधन किया, राजभर साहब से भी किया था, हालांकि वो बाद में गठबंधन से बाहर आ गए। और अन्य पिछड़ी जातियों को काफ़ी जोड़ने का प्रयास किया। निषादों से देखिए गठबंधन किया है, ये जो निषादों की पार्टी, संजय निषाद जो उनके नेता है, तो निषाद पार्टी, तो इन सब से गठबंधन किया है ताकि पिछड़ी जातियों के लोगों को कुछ दे के और उनके समाज का वोट ले लिया जाए। बीजेपी ये समझ चुकी है कि अब हिंदू के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हिंदू के नाम पे अगर पिछड़ी जाति का वोट लेना है तो आपको उनकी जाति के कम से कम नेताओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, फ्री में वोट नहीं मिलने वाला। ये नरेंद्र मोदी को पता लग गया है, इसीलिए वो लगातार अब फिर से राजभर पे पूरे डोरे डाल रहे हैं। संजय निषाद अभी भी उनके साथ हैं, उनके हो सकता है उनको या उनके बेटे को मंत्री भी बना दिया जाए। अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया गया है, ऐसी संभावना है कि उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनको भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया जाए। कुर्मी बिरादरी के अन्य नेताओं को भी, माने मौर्य समाज के भी नेताओं को भी ठीक ठाक कुछ देने का योजना उनकी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य को मनाने की भी कुछ बातें चल रही हैं। और बीजेपी के पास देखिए राम मंदिर का मुद्दा जो था वो अब ख़त्म हो गया है। बीजेपी वो कोर्ट के आदेश से, हालांकि बीजेपी कहती है कि हमने कराया, लेकिन हकीकत ये है कि वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कोर्ट के आदेश से सारा कुछ काम हुआ है, तो वो कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई मंदिर बनेगा, तो मंदिर बन रहा है। बीजेपी इसको अपनी सफलता के तौर पे देख रही है कि हमारे दबाव या आजकल जो कोर्ट का जो हाल चाल है
मतलब एकदम सरकार के दबाव में आके जो जिस तरह से निर्णय दिए जा रहे हैं, तो बीजेपी से अपनी सफलता मान रही है। अब लेकिन बीजेपी के हाथ से ये इतना बड़ा मुद्दा अब ख़त्म हो गया है। अब राम मंदिर के नाम पे बीजेपी क्या कह के वोट मांगेगी कि हमने मंदिर बना दिया, तो पिछली जातियाँ कहेंगी कि मंदिर तो बन गया, ठीक है, हमें क्या दिया। वहीं उसी राम मंदिर में जब बन रहा है अयोध्या में, राम मंदिर के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रही है, तो वहाँ के कुर्मी बिरादरी के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि साहब हमें मुआवजा मिलना चाहिए। मंदिर में आपने ज़मीन तो ले ली, लेकिन हमें मुआवजा दीजिए। मंदिर के नाम पे, जो विकास के नाम पे वहाँ पे कोई एयरपोर्ट बन रहा है या जो भी है, किसी कारण से ज़मीन ली गई है वहाँ के किसानों की, तो वो कह रहे हैं हमें 6 गुना मुआवजा ही तो मांग रहे हैं। भाई 6 गुना, मंदिर इतना पवित्र काम है, अगर किसी की ज़मीन जा रही है उस काम में तो 6 गुना मुआवजा मांग रहा है, दे दीजिए भाई उसको। तो बीजेपी अब मंदिर के नाम पे, देखिए सारे लोग समझ चुके हैं, बीजेपी ने मंदिर के नाम पे जिस तरह से लूट मचाई, जिस तरह से 20 लाख की ज़मीन और 2 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़ में बेची जा रही है, ये जो लूट मची हुई है, सबको पता है कि बीजेपी मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रही है बीजेपी के ट्रस्ट में। और सबसे बड़ी नाराज़गी पिछड़ी जाति की ये है, जिस उमा भारती जो लोध बिरादरी की थी, कल्याण सिंह लोध बिरादरी के थे, विनय कटियार लोध बिरादरी के थे, विनय कटियार कुर्मी बिरादरी के थे, प्रवीण तोगड़िया भी कुर्मी बिरादरी के थे। ये जो पिछड़ी जातियों के जो फायर ब्रांड नेता थे, जिनके पूरे कंधों पर राम मंदिर आंदोलन मैंने एक तरह से शुरू हुआ, और जिन्होंने परिणति उसकी जो परिणति पे उसको पहुंचाया राम मंदिर आंदोलन को, जो मतलब सूत्रधार थे, जिन्होंने सारा कुछ राम मंदिर के लिए अपनी पूरी राजनीति, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कल्याण सिंह ने अपनी सरकार तक गिरवा दी। उस बिरादरी को राम मंदिर जब बना, तो उस बिरादरी के एक भी आदमी को, ना कुर्मियों को, ना कुशवाहाओं को, ना लोधियों को, किसी को भी राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं मिली। राम मंदिर आपको अब क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि बीजेपी के पास पिछड़ी जातियों में साफ है, पिछड़ी जातियों में भयानक गुस्सा समाज में दिखाई दे रहा है। पिछड़ी जातियाँ समझ गई हैं कि बीजेपी को केवल हमारा वोट चाहिए और हमें अधिकार नहीं देना है। जिस तरह से पिछड़ी जातियों के राम मंदिर ट्रस्ट में भाजपा की सरकार रहते हुए भी ना लोधियों को मिला, जबकि सारा कुछ आंदोलन लोधियों के जिम्मे हो रहा था। उमा भारती, कल्याण सिंह बड़े चेहरे थे राम मंदिर के आंदोलन के, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया बड़े चेहरे थे कुर्मियों के। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने जातियों को ठगा, जातियों को लूटने का काम किया, जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया, इससे पिछड़ी जातियाँ ये समझ चुकी हैं कि बीजेपी को केवल हमारे वोट से मतलब है। ये पिछड़ी जातियाँ बहुत अच्छे से जान गई हैं। इनको अब इनके मन में कोई भ्रम नहीं रह गया है कि भाजपा किस तरह की पार्टी। भाजपा को कोई पिछड़ी जाति का जो बड़ा विचारक, बड़ा थिंकर है या सोशल एक्टिविस्ट है, वो कोई नहीं मानता कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। सब यही कहते हैं कि भाजपा जो है केवल कुछ सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है, उसको अब बीजेपी के साथ चुनौती ये है कि ये पिछड़ी जातियों को कितने दिन तक मूर्ख बनाती है। देखिए, कांग्रेस, एक ज़माना था जब कांग्रेस को दलितों ने, कांग्रेस का जो समीकरण हुआ करता था वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का समीकरण। तो जब से दलितों और मुसलमानों ने जो है कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस चौराहे पे बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी है, उसके पास कुछ नहीं है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा का जो रीढ़ की हड्डी है वो है पिछड़ी जाति है। जिस दिन पिछड़ी जातियों को यह आभास हो गया कि भाजपा केवल हम लोगों को आपस में लड़ा के और हम लोगों को मूर्ख बना रही है और हम लोगों को कोई हिस्सेदारी नहीं दे रही है, उस दिन बीजेपी की हालत कांग्रेस से भी बुरी हो जाएगी। 3% ब्राह्मणों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ग्राम की प्रधानी का चुनाव भी जीत जाए। अब सवर्णों की ये हैसियत नहीं है कि वो ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत जाए। वो जिस दिन पिछड़ी जातियों को समझ में आ जाएगा कि बीजेपी केवल हमारे अधिकारों को लूट रही है, हमारी नौकरियों को लूट रही है, हमारे सरकारी नौकरियों को लूटा जा रहा है, हमारे साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है, तो उस दिन बीजेपी की वही हाल होगी जो आज कांग्रेस की हाल है। आज कांग्रेस के पास कोई कोर वोट बैंक नहीं बचा है, वही हाल बीजेपी के पास है, वही हाल होगा। तो आपके हिसाब से 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की? देखिए, पिछड़ी जातियाँ, मैंने बोला ना कि पिछड़ी जातियों के ऊपर है। पिछड़ी जातियाँ अगर अपनी मूर्खता का परिचय देती रहेंगी तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। क्योंकि सब पिछड़ी जातियाँ मतलब पिछड़ी जातियों कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और अखिलेश यादव की जो सपा है जो मुसलमानों और यादवों की पार्टी है केवल। तो इस हिसाब से वे हमारी समाजवादी पार्टी जब तक इस तरह का लेवल, ये जो आरोप लगा हुआ है, उसको हटाने का इनको प्रयास करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को अब की बार 5 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लाना चाहिए, जिसमें एक जाट, एक कुर्मी, एक मौर्य, एक दलित और एक मुस्लिम
कम से कम 5 डिप्टी सीएम जो है इनको समाजवादी पार्टी को बनाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो आरोप हैं, या एक निषाद भी बना सकते हैं आप, एक गुज्जर भी बना सकते हैं, मतलब जो बिरादरी जिस तरह का आपको वोट कर रही है उसको उस अनुपात में कम से कम भागीदारी तो दें आप। तो अगर समाजवादी पार्टी इस तरह का एक कोई अगर फॉर्मूला लेके आ सकती है, 5-5 डिप्टी सीएम बना सकती है, तो समाजवादी पार्टी को इस तरह की प्रयोग से काफ़ी लाभ होने की संभावना है। अब देखिए ये समाज के ऊपर है, कितना दबाव समाजवादी पार्टी पर आ सकता है, डाल सकते हैं, और अखिलेश यादव कितना वो दबाव झेल सकते हैं। उनको जरा सा कोई कह देता है कि भाई ये 4 पहियों की गाड़ी है। बीजेपी देखिए 3-3 डिप्टी सीएम बना रही है, कोई भी बीजेपी से नहीं कह सकता ये आप टैक्सी चला रहे हैं 3 पहियों की, कि 4 पहियों की 4 व्हीलर चला रहे हैं, या 6 पहियों का कोई ट्रक चला रहे हैं, कोई नहीं कहता है। अखिलेश यादव को जरा सा कोई कुछ कह देता है तो उनको लगता है कि उनका हर्ट हो जाता है। इस बार 2022 के चुनाव में आपको लगता है कि बुआ और बबुआ एक हो पाएंगे अखिलेश यादव? ये पोस्ट पोल प्री पोल अलायंस तो कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। जिस तरह से मायावती जी ने अपना एकदम मैंने 2019 के चुनाव के बाद से जिस तरह से एकदम हाथ झटक के वो एकदम चली गई, आरोप लगा दिया, तो प्री पोल अलायंस की तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। पोस्ट पोल अलायंस अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि समाजवादी पार्टी की मान लीजिए कि कुछ सत्ता से कुछ सीटें कुछ कदम दूर रह गई और बुआ जी के पास अगर वो नंबर रहा तो संभावना है, हो सकता है। राजनीति में वैसे भी कहावत है कि कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं है। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ थे सोबरन कबीर, जो भारत जनमत के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। धन्यवाद। आप लोग UP MP न्यूज़ देखते रहिए और लगातार बने रहिए हमारी खबरों के साथ।